हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पाई स्टडी सर्कल। और हमारे इस लेक्चर के अंदर आज हम चर्चा करेंगे जो प्रीवियस जो हमारा काम चल रहा था, 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे हमारे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम फिर दोबारा से आप देखेंगे 12th क्लास NIOS सोशल साइंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम भी थी और उनकी डिमांड भी थी। बार बार बच्चे कमेंट करके इस तरीके की डिमांड कर रहे थे कि आप अपने चैनल के ऊपर हमको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बन सकते हैं उस पर सर जी आप वीडियो बनाइए। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये एक सीरीज लेकर आए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 10th NIOS के लिए। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके साथ में उनके आंसर भी पढ़ रहे हैं। और ये अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन ही एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं 2 नंबर वाले, ठीक है। तो आइए अब हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं। यहां पर क्वेश्चन हमारे आ गए हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ। पहला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन के 2 नेताओं के नाम बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रकार का आंदोलन कौन सा है? वो आंदोलन है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो कुछ भारत में धार्मिक आंदोलन भी हुए हैं। उन्हीं आंदोलनों में से एक महत्वपूर्ण और एक उल्लेखनीय आंदोलन है फराजी आंदोलन। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कर रहा है कि फराजी आंदोलन के किन्हीं 2 नेताओं के नाम बताइए। तो देखिए, फराजी आंदोलन के 2 नेताओं के नाम है शरायतुल्लाह खान और दूसरा नाम है दादू मियाँ। ये वाला नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दादू मियाँ का, ठीक है। और साथ में अगर वो 2 नेताओं के नाम पूछेगा तो इनका नाम भी आप ऐड कर सकते हो उसमें, शरायतुल्लाह खान और दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम है फराजी आंदोलन के लिए वो है दादू मियाँ। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा आप देखिए, सड़क परिवहन पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों लोकप्रिय है? सबसे पहले तो देखिए हमको पता होना चाहिए कि परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका थल, एक होता है आपका जल, एक होता है आपका वायु। तो 3 प्रकार का परिवहन है। एक तो स्थल परिवहन है, यानी स्थल भी कह सकते हैं हम इसको, स्थल परिवहन। एक है हमारा जल परिवहन, एक है हमारा वायु परिवहन, ठीक है। 3 प्रकार का ट्रांसपोर्ट है, 3 तरीके से उसको हमने डिवाइड कर दिया। अब आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो सड़क परिवहन है, ठीक है, अब जो स्थल परिवहन है उसको भी 2-3 भागों में बांट दिया गया है। देखिए, एक तो है पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन तो आपको पता ही है, इसमें जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे गैस है या फिर पेट्रोल है या डीजल है, यानी लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में जो भी चीजें हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पाइपलाइन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो परिवहन का प्रकार माना जाता है। इसके अलावा आपको पता है सड़क परिवहन भी इसी का प्रकार है, क्योंकि स्थल पे ही तो सड़क बनेगी और स्थल में ही किसकी लाइन बिछाई जा रही है? पानी की या फिर तेल की या फिर आपके गैस की, ठीक है। तो सड़क परिवहन। और तीसरा होता है आपका रेल परिवहन। तो एक तो रेल परिवहन, एक सड़क परिवहन, एक पाइपलाइन परिवहन, ये तीनों किसके हिस्से हैं? ये स्थल परिवहन के हिस्से हैं। तो इसी में इसको लेकर क्वेश्चन किया गया है। किसको लेकर? सड़क परिवहन को लेकर, ठीक है। सड़क परिवहन पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों लोकप्रिय है? कोई 2 कारण बताइए। देखिए, वहां पर आप देखेंगे कि रेल और पाइपलाइन, इन दोनों से ज्यादा जो उपयोगी मानी जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, वो मानी जाती है सड़क परिवहन को। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सड़कों को काटकर, यानी सड़कें नहीं होगा, यहां पर्वत होगा, ठीक है। तो आप यहां पर पर्वत लिख लेना, पहाड़ या पर्वत।
पर्वतों को काट कर रेल लाइन बनाना बहुत ही कठिन क्या है, काम है। ठीक है, पर्वतों को काट कर वहां पर फिर उसको समतल करना और फिर वहां पर रेल के लिए लाइन पूरी बिछाना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए सड़क परिवहन ज्यादा उपयोगी और ज्यादा लोकप्रिय है पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखोगे कि जो सामान की ढुलाई है, जो सामान जाता है, खाने पीने का हो या फिर अन्य प्रकार का सामान हो या फिर कोई कच्चा माल हो, तो उस सामान की जो ढुलाई है वो ज्यादा अच्छी तरीके से किससे हो सकती है, सड़क के माध्यम से सरलता पूर्वक हो सकती है, होती है। इसीलिए सड़क परिवहन को पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा महत्व दिया गया है, वो ज्यादा लोकप्रिय है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को क्यों लागू किया गया, इसके कोई 2 कारण बताने हैं। तो देखिए, जवाहर ग्राम समृद्ध योजना या जवाहर योजना की एक परिष्कृत रूप है। पहले इसका नाम था जवाहर योजना, और जवाहर योजना का ही एक परिष्कृत यानी उसका ये परिवर्तित रूप है जवाहर ग्राम समृद्ध योजना। ठीक है, ये इसका पहले नाम था जवाहर योजना। इसे 1 अप्रैल 1999 को लागू किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के क्या थे, प्रधानमंत्री। 1999 में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, और इसी समय 1 अप्रैल 1999 को इसे लागू किया गया। और इसको लागू क्यों किया गया, इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो पहला था कि ग्रामीणों को, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अप करना, उसमें विकास करना, उसको उठाना ऊपर। और दूसरा था कि जो गांव के लोग हैं उनको रोजगार के अवसर क्या करवाना, उपलब्ध करवाना। तो दोनों बता दिया आपको, ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना। ये 2 मुख्य उद्देश्य थे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के। तो 3 क्वेश्चन कर लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मानवतावाद को पुनर्जागरण आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्यों समझा जाता है? देखिए, जो पुनर्जागरण काल आया यूरोप के अंदर, तो उसने अभी तक किसकी बात होती थी? देखिए, जब पुनर्जागरण का मतलब समझ लीजिए पहले, नहीं तो इन प्रश्नों को समझाने का कोई मतलब नहीं है अगर इनका अर्थ आपने नहीं समझा तो। पुनर्जागरण का मतलब है कि देखिए, एक समय वो था जब यूरोप के अंदर चर्च और ईसा मसीह और धर्म, ये सारी बातें ज्यादा थी। अलौकिक बातें, स्वर्ग की बातें, नरक की बातें, पाप की बातें, पुण्य की बातें, है ना, इस तरीके की बातें बहुत थी। तो ऐसे समय में जो चर्च के लोग थे, जो पादरी लोग थे, उन्होंने धर्म का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। तो उस काल को कहा गया अंधकार का काल। और उस अंधकार के काल से बाहर निकलकर जब लोग आए, तो लोगों ने धर्म के अलावा जो अन्य विषय थे, जैसे शिक्षा का विषय, जैसे विज्ञान का विषय, जैसे नई नई खोजें हुई, नए नए उद्योग लगे, है ना। अब जो आगे की कहानी थी वो मानव केंद्रित थी। अब चर्च और धर्म से अलावा हटके लोगों ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना शुरू किया। तो इसी समय को यूरोप में एक नाम दिया गया, उसको कहा गया पुनर्जागरण का काल। तो वो यही कह रहा है कि पुनर्जागरण आंदोलन की विशेषता क्या थी, ठीक है, इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया, इसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, मानवतावाद, जो मानव को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जो मानव को अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं अन्य तत्वों की तुलना में, उनको मानवतावादी कहते हैं। मानवतावाद को पुनर्जागरण आंदोलन का एक महत्वपूर्ण, पुनर्जागरण आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसलिए माना जाता है क्योंकि मानवतावाद
मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता में विश्वास रखता है। वो कहता है कि मनुष्य को जो मन आए, है ना, नए नए प्रकार के आविष्कार, खोज, नई नई सृजन उसको करते रहना चाहिए। और इसमें मनुष्य के आनंद और मनुष्य के सुख को उसके अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो आनंदपूर्ण जीवन जिए, वो सुखी जीवन जिए। ये मानवतावादी विचारधारा का एक हिस्सा माना जाता है और इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल की एक विशेषता के रूप में भी समझा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की दलीय प्रणाली की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर 3 तरीके की व्यवस्था होती है। एक तो होती है एक दलीय प्रणाली, जहां पर केवल एक ही दल पाया जाता है। दूसरी होती है द्विदलीय प्रणाली, 2 पार्टी सिस्टम, जहां 2 दल की प्रधानता होती है, 2 ही दल होते हैं। और एक होती है बहुदलीय प्रणाली, जिसमें 2 से भी अधिक पार्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली। तो देखिए, वो पूछ रहा है कि भारत की दलीय प्रणाली, तो भारत में तो ये वाली प्रणाली है बहुदलीय प्रणाली, बहुत सारे दल भारत में पाए जाते हैं, तो उसी की 2 विशेषताएं पूछ रहा है। तो पहली विशेषता तो आपको पता चली गई है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, भारत में कांग्रेस भी है, भारत में बीजेपी भी है, भारत में बीएसपी भी है, भारत में मार्क्सवादी पार्टियां भी हैं, भारत के अंदर तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है वो भी है, भारत में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, लालू की पार्टी भी है। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग पार्टियां हैं। बहुदलीय प्रणाली। दूसरा, केंद्र में सरकार गठन में क्षेत्रीय दलों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। यह भी भारत की दलीय प्रणाली की एक विशेषता है कि जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, क्या नहीं मिल पाता है, बहुमत नहीं मिल पाता जब किसी एक दल को, तो तब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक दल मिलकर जो सरकार बनाते हैं उस सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं और उस गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दल अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक मार्गों की खोज, नए नए व्यापारिक मार्ग खोजे गए, ज्ञान और संस्कृति के विस्तार में किस सीमा तक सहायक रही। देखिए, ज्ञान बढ़ा, संस्कृति बढ़ी, और ज्ञान और संस्कृति को बढ़ाने में इन व्यापारिक मार्गों की खोज का बहुत बड़ा एक योगदान था। व्यापारिक मार्गों की खोज का बहुत बड़ा योगदान था। कैसे? तो देखिए, व्यापारिक मार्गों की खोज ने निम्नलिखित प्रकार से ज्ञान और संस्कृति की खोज में क्या की, सहायता की। सबसे पहले इससे औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ और वस्तुओं के विनिमय में सहायता मिली। जब व्यापार मार्ग खोजे गए तो पता चल गया ना कि एक देश का रास्ता कहाँ है और दूसरे देश हमें जाना है, तो कैसे उस रास्ते से हम पहुंचेंगे, ये हमको पता चला व्यापारिक मार्ग की खोज से। तो यहाँ पर देखिए, पहला फायदा तो यही हुआ कि वस्तुओं के विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं का अदला बदली, ये एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को लेना। ठीक है, तो एक तो उसका विस्तार हुआ। दूसरा, यूरोप वासियों का ज्योतिष शास्त्र या उनका गणित या यूनान वासियों का दर्शन, इससे भी हम लोग क्या हो गए, परिचित। जब वो लोग आए जब वे लोग दूसरे देशों से आए, तो आने के बाद में उनके पास में किसका ज्ञान था, उनके पास में ज्योतिष का ज्ञान था, उनके पास में गणित का ज्ञान था, उनके पास में दर्शन शास्त्र था। तो वो दुनिया के और लोगों तक भी पहुंच पाया और लोग भी इन सारे ज्ञानों से क्या हुए, परिचित हुए। दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा, इससे ज्ञान का विस्तार हुआ, एक जगह से ज्ञान दूसरी जगह फैल गया और नए वैकल्पिक मार्ग भी खोजे गए। मान लो एक जगह जाने का पहले एक ही रास्ता था, है ना, तो अब दूसरा रास्ता भी खोज लिया गया, अब तीसरा रास्ता भी खोज लिया। एक ही स्थान पर पहुंचने के अब बहुत सारे वैकल्पिक मार्ग भी खोज लिए गए। अब जरूरी नहीं है कि आपको एक ही रास्ते से जाना है, आप दूसरे रास्ते से, आप दूसरे खोजे हुए मार्ग से भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। ये फायदे हुए हैं
व्यापारिक मार्गों की खोज से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। इतिहास को समझने में भूगोल कैसे सहायता करता है? देखिए, हर सब्जेक्ट कहीं ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है। इतिहास का भूगोल से संबंध है, भूगोल का राजनीति विज्ञान से संबंध है, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से भी संबंध है। ठीक है, तो हर एक जो सब्जेक्ट है, खासकर आर्ट साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे प्रत्येक रूप से कहीं ना कहीं वह एक दूसरे से टच है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसी बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि इतिहास को समझने के लिए भूगोल का यूज कैसे कर सकते हैं आप। तो देखिए, इतिहास को समझने के लिए जो भूगोल है वो बहुत सारी हमें सामग्री को उपलब्ध कराता है। सबसे पहले इतिहास को समझने के लिए अगर हमें किसी चीज के स्थान को देखना है तो हमें क्या चाहिए? हमें भौगोलिक चित्र चाहिए। और वो भौगोलिक चित्र हमें कौन उपलब्ध कराएगा? वो भौगोलिक चित्र हमें भूगोल उपलब्ध कराएगा। तो ऐतिहासिक वस्तु को, किसी इतिहास की स्थल को समझने के लिए, किसी जगह को समझने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? हमें किसी मानचित्र की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी भौगोलिक चित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। और चित्र और मानचित्र की बात आपको पता है किसके अंदर होती है? ये भूगोल के अंदर होती है। तो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे इतिहास भूगोल हो या भूगोल या कोई और सब्जेक्ट हो। इसके अलावा सहायता करता है, जैसे आप देखिए कि कौन सी सीमा रेखा किस राजा के अधीन थी। हमें ये देखना है कि सम्राट अशोक का शासन कहां से कहां तक था, है ना, अकबर का शासन कहां से कहां तक था, या अन्य राजाओं या शासकों के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे। इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे चित्र चाहिए होते हैं, या सीमा रेखा हमको ज्ञात करनी है, तो हम इन भौगोलिक चित्रों के माध्यम से ही उसको देख सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं। और ये हमें कहाँ मिलता है? भूगोल में। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हैं। इतिहास को समझने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? भूगोल की सहायता लेनी पड़ रही है। पुरातत्व विज्ञान इतिहास को प्रमाणित करता है। पुरातत्व विज्ञान क्या होता है जी? देखिए, जमीन के अंदर से खुदाई के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से जो भी वस्तुएं हमको मिलती हैं, चाहे वो कोई मोहर हो, चाहे वो कोई सिक्का हो, चाहे पुरानी मूर्ति हो, चाहे कोई अभिलेख हो, ठीक है, चाहे कोई मोहर हो, कुछ भी हो, कोई बर्तन हो, आभूषण हो, कोई हड्डी हो, कुछ भी हो, जो जमीन में खुदाई या उत्खनन से मिलता है, उसको हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। उसके अधीन इसकी जांच या उसका जो विश्लेषण किया जाता है वो इसी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ देखिए, पुरातत्व विज्ञान इतिहास को प्रमाणित करता है, यानी कि उस पर अपनी पूरी एक पक्की मोहर लगा देता है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में कम से कम 2 उदाहरण वो पूछ रहा है। तो देखिए, निश्चित ही पुरातत्व विज्ञान इतिहास को प्रमाणित करता है, क्योंकि देखिए जैसे पुराने स्थान थे, मोहनजोदड़ो, जैसे हड़प्पा, जैसे नालंदा, ये कुछ ऐसे स्थल हैं कि जहां पर जब खुदाई की गई, उत्खनन किया गया, तो वहां से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुईं और इन बहुत सारी वस्तुओं के द्वारा इतिहास को प्रमाणित किया गया। तो इसे देखकर ये स्पष्ट होता है कि जो भी सारी वस्तुएं मिली, मान लीजिए किसी जगह से कोई मूर्ति मिली या फिर कोई सिक्का मिला जमीन में खुदाई से, तो वो केवल उस इतिहास के बारे में ही नहीं बताएगा वो जिस काल का है, वो ये भी बताने की कोशिश करेगा कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की सामाजिक दशा कैसी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें उन पुरातात्विक वस्तुओं के माध्यम से अनेक ऐतिहासिक जानकारियां और अनेक ऐतिहासिक छुपे हुए जो तथ्य हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है सरलता से। इसीलिए पुरातत्व विज्ञान जो है वो इतिहास को प्रमाणित करता है, ये बात सिद्ध है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश भारत के लिए स्थायी बंदोबस्त का महत्व बताइए। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या था कि जो हमारे किसान होते थे, वो किसान क्या करते थे कि उनको ब्रिटिश सरकार को अपनी जमीन जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे उसका टैक्स देना पड़ता था, उसका लैंड रेवेन्यू या कृषि का कर, या हम उसको कैसे कहते थे हिंदी में भू राजस्व चुकाना पड़ता था। अब ब्रिटिश सरकार को जब भू राजस्व देने का समय आता था तो ब्रिटिश सरकार को किसान कई बार ये कह देते थे कि हमारा इस बार बैल मर गया, इस बार सूखा पड़ गया, इस बार वर्षा नहीं हुई, इस बार बाढ़ आ गई। तो कुछ ना कुछ बहाना करके वो क्या करते थे कि ब्रिटिश सरकार को टैक्स कम से कम पहुंच पाता था और ब्रिटिश सरकार का जो खजाना था वो खाली रह जाता था। तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि अब इसकी पूर्ति हम कैसे करें,
तो उन्होंने इसके लिए एक तोड़ निकाला, उसके लिए इन्होंने एक स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया 1793 में, और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कहां कहां पर लागू किया था? बंगाल और बिहार में इसको शुरू किया गया था। इससे क्या फायदा था ब्रिटिश सरकार को? इससे एक निश्चित राशि निश्चित समय पर उनके पास आ जाती थी। अभी तक जो किसान उनको सही समय पर टैक्स नहीं देते थे, अब वो टैक्स उनके पास सही समय पर और एक अमाउंट उनके पास में पहुंचने लगा। और जिम्मेदारी किसको दी गई? जमींदारों को। जमींदार किसान से कर को इकट्ठा करेंगे और कर को इकट्ठा करने के बाद एक निश्चित समय पर ब्रिटिश सरकार के पास में उसके खजाने में जमा करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के लिए स्थायी बंदोबस्त फायदेमंद था, उसका महत्व आपको पता चल गया। अब आ जाइए, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक ऐसी वैज्ञानिक विद्या है जिससे हम अपने धन का प्रयोग कैसे करें, या किसी चीज का उत्पादन हमें कैसा करना चाहिए, किसी वस्तु की खपत कितनी है, इन सब के बारे में हमें जो सिखाती है, जो विद्या हमें बताती है, वही विद्या है अर्थशास्त्र। आमतौर पर अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र का मतलब है, अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब है विज्ञान, यानी धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। हालांकि प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा विद्वान था जिसका नाम था कौटिल्य, उसने भी एक किताब लिखी, उसकी किताब का नाम भी अर्थशास्त्र था। लेकिन अर्थशास्त्र यहाँ पर अलग संदर्भ में है। वो अर्थशास्त्र का मतलब था शासन व्यवस्था से, इस अर्थशास्त्र का मतलब है धन के प्रयोग से, उत्पादन से। ठीक है, तो जो हमें धन का उपयोग करना सिखाए, ठीक है, जो हमें ये बताए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ हमको लगाना चाहिए, पैसे से और पैसा कैसे आ सकता है, ठीक है, हमारे टैक्स के बारे में हमको बताए, जीएसटी के बारे में बताए, चीज़ों के उत्पादन के बारे में बताए, उसकी खपत के बारे में। तो उस प्रकार के विज्ञान को ही, इस प्रकार की वैज्ञानिक विद्या को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये हमने अभी तक अपने 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन हमने किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा, जो हमारी सीरीज ये 2 नंबर वाली चल रही है। ठीक है, तो अपनी अगली वीडियो के साथ, अपने नए लेक्चर के साथ, नई नॉलेज के साथ, नए प्रश्नों के साथ इसी चैनल पर जो है ना, जिसका नाम है हमारा पाई स्टडी सर्कल, ठीक है, इसी पर आप सारे लोग जुड़े रहें, इसी को अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें। जो भाई नए हों, जो हमारी बहनें नई हों और जो NIOS की तैयारी कर रही हों, तो वह इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जो है वो शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।